ऐसा भी भला क्या सुना इस युग में, सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी। अब इन लोग को लगा कि बहुत सती होने का मतलब कि पति की मृतदेह के साथ जल जाना, तो इन लोग को लगा कि ये इतनी स्मार्ट और इतनी तेज़ तर्रार ये लेडी है और कल जो है पति के साथ ये जल भुनकर राख हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है, क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी। ऐसी गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठी है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर क्या मैं सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षता रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देख रेख कर रही हूँ। अब वो समझाने लगी कि मेरे पति इतने पहले ख़त्म हो गए थे, अगर हम जो है हाँ अगर हम सती हो जाते तो कैसे हम इन लोग की सेवा कर सकते थे। अब तो मैं एक मतलब वो कर रही हूँ, आश्रम चला रही हूँ और मॉडल जेल की हम अध्यक्षा भी रह चुके हैं। मतलब सब लोग अपने अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश करने लगे। ना बैन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वह फिर मर्दारे रुमाल से मुँह छिपाकर सिसकने लगी। याद आ गई उनको अपने पति की। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूँगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुंका डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा जी भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेटिंग को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी। और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुँह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। कदली स्तंभ मतलब कदली उसको बोलते हैं, लौकी जो होती है और उसके मतलब जंघों पर अपने हाथ रख के त्रिताल सा वो बजाती, हाथ मतलब जंघे पर अपने पैर ठोक कर। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने की छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसल खाने में घुस गई। आश्चर्य उदधि मतलब आश्चर्य के समुद्र में, उदधि मतलब समुद्र, समुद्र के गोते, समुद्र में गोते लगाते हुए वो हम लोग को छोड़कर चली गई, टॉयलेट गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुथ गए। जैसे ही उठी ये तीनों लोग जो कि आपस में बात भी नहीं कर रही थी, लोग तीनों एक में हो गई। अजीब औरत है। क्या आप सोचती हैं यह सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता। वह हंसकर बोली, हमको तो इसका यह स्क्रू ढीला लगता है।
उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसे सती फती कोई नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने, कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकेगा। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। ये लोग मतलब आपस में अभी बात ही कर रही थी कि क्या किया जाए, क्या मतलब इसी पे डिस्कस हो रहा था कि ये कर रही हैं, करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन तब तक वो आ भी गई। मेलगाड़ी वनग्राम, नदी नाले, पुल कूदती फांती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देखकर दूसरे सहयात्री को भी भूख लग आती है। ट्रेन में जब एक लोग खाना शुरू करते हैं तो सब लोग धीरे धीरे अपना भी टिफ़िन बॉक्स निकाल कर खाने लगते हैं। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए न, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगे। ईश्वर ने यह 6 फीट 10.5 इंच दुर्ग बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरी को काक दृष्टि से, काक दृष्टि मतलब कौवे की दृष्टि, बिल्कुल से कि आँखों ही आँखों में, सती के घृत पकवान को आँखों ही आँखों में घोरते चखते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदान कचौड़ियाँ थीं, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियाँ थीं, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफ़र का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लाल टपक रही थी। बड़ी बड़ी हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। उनका खाना देखकर इन लोग को भी लालच आने लगा, मन करने लगा खाने का। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांके थी। हम लोग जनरल जो है पूरी सब्ज़ी और अचार ही लेके चलते हैं। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्तादानों को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्त के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। ये सब हो गया, खूब हैवी, सब लोग खाना खा लिए, सारी चीज़ें तो। और ये जो है कह रही हैं कि विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के मतलब इतना लंबा चौड़ा शरीर और उसमें इतना सारा खाने पीने का वो लेके जैसा लगता था कि विधाता ने गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। मतलब उनके हाँ शरीर जो है उनका बताया। और महातृप्त के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर, मतलब ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल तृप्त हो गई और फिर खूब डकार वगैरह लेती हुई धोकर वो पानदान निकाली।
यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। अपने पति के लिए बोल रही हैं। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान और यह पान दिल लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल करक उन्होंने केवड़ा इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। मतलब खूब अच्छा वो पान भी लगाकर बना ली। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारे साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज़ में गाने लगीं। न जानियूं जानकी न थे, सवारे शूं थवानू छय, समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है कि उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है। बेन, बहस व्यर्थ है। चलो, गुड नाइट और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखें तुम तीनों को। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। और सपने, कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है। बाजू बंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं। और साड़ियाँ, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उदधि में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगें रह रह कर उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। अब ये लोग जो है वो पान खाकर सब के सब सो गईं और लोग खूब सपने देखें। बिल्कुल ऐसा लगा कि आभूषणों का, साड़ियों का सब ढेर लगा है। और ऐसी नींद तो कभी आई ही नहीं। लेकिन जब सब नींद खुली तो भी जैसे लगा कि ज्वार भाटा आया हुआ है, क्योंकि हम लोग तीनों उस चीज़ से बिल्कुल शॉक्ड रह गए कि सती तो गायब हो गई। हाय मेरे स्टील का बक्स, मिसेज वनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गईं। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊं सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है, उनका गला भर्रा गया। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। इनका खुद इतना सिर चकरा रहा था लेखिका का कि ये जो है लग रहा था कि इतना सारा गहने पहने, अच्छी साड़ियाँ पहने, मैं उसमें लट्टू जैसे घूम रही हूँ। कभी जी में आ रहा था ज़ोर ज़ोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। अब उनको लगा कि वाकई ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भांग खा ली है। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। ये जो मशरूम जैसा होता है उसी तरह इसको कुकुरमुत्ते बोलते हैं। जगह जगह पेड़ वेड़ पे उगे रहते हैं। तो उन लोग को लगा कि यही जैसे कि भांग होती है उसी तरह ये भी ऐसा ही विष होता है जो कि इसको पीसकर बनाया जाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय, मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था।
उनके उनके बॉक्स में जड़ाऊँ गहना था और इनके में 10,000 रुपया था। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है बटुआ। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ नहीं था, 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देते। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। मतलब ये लोग जब वहाँ पहुँची तो फिर इन लोग को गाड़ी रोककर ये उसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए करना पड़ा, लेकिन उसको बचाने के लिए नहीं, पकड़वाने के लिए। और अगर वो मिलती तो फिर यही लोग उसकी पूरी मरम्मत कर देती, उसको सती खुद ही सती वो कर देती। तो इस तरह से इस कहानी में इस पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह से रास्ते में कहीं भी कोई अनजान व्यक्ति किस तरह से धोखा दे सकता है। किसी पर भी हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी की मीठी बातों में आकर किसी की चीज़ों को खाने से पहले किसी की चीज़ों को कोई टच भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि कुछ भी किसी का दिया हुआ हमें नहीं खाना चाहिए जब तक हमें पूरा भरोसा ना हो। यहाँ सती भी तो अपने ऊपर पूरा जो है मदालसा जो थी वो अपने ऊपर सबको भरोसे में कर ली थी। कोई किसी को ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कुछ गलत कर रही है। और वो अपना इसी तरह से खाना वाना खिलाकर, पान खिलाकर और इन लोग को गहरी नींद में करके सारा सामान लेकर चंपत हो गई। ये इतने पहले की कहानी है, लेकिन आज भी, आज के समय में भी पूरी तरह से ये बिल्कुल सच फिट बैठती है कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को ये संदेश मिल जाना चाहिए कि हमें कभी भी किसी पर भी ऐसा अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो हमारे सारे सामान को, सारी चीज़ों को लेकर चला जाए। तो बच्चों, इस कहानी को पूरा, ये कहानी आज पूरी हो गई। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टर्न में पढ़ाया जाएगा।